मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। क्या मतलब होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टाइप्स है एडवेंचर स्पोर्ट्स के। तो सबसे पहले एडवेंचर स्पोर्ट देखना चाहोगे क्या होता है? ये है सारा एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब, मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, मतलब होता क्या एक्चुअल में एडवेंचर स्पोर्ट्स का। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आर यूजुअली आउटडोर स्पोर्ट्स विच इन्वॉल्व्स इंटेंस and sometimes life threatening actions which creates an adventurous atmosphere, ठीक है। तो एक्चुअल में एडवेंचर स्पोर्ट क्या है? एडवेंचर स्पोर्ट जो होते हैं मोस्टली आउटडोर गेम्स होते हैं जिसके अंदर हमारी इंटेंसिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी और उसके अंदर हमें लाइफ थ्रेटनिंग एक्शंस यानी हमारी जान तक को ख़तरा हो सकता है, हमें ऐसे ऐसे एक्शंस करने हैं, ठीक है, विच क्रिएट एन एडवेंचरस एटमोसफियर। तो इन सब की वजह से जो रोमांचकारी माहौल होगा, जो एडवेंचर होगा, हो वो होता है बहुत मस्त। तो मैं तो भाई बहुत शौक़ रखता हूँ एडवेंचर स्पोर्ट का, आप मुझे अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है, जो भी एडवेंचर स्पोर्ट के अंदर खेल रहे हैं, वो compete करते हैं अगेंस्ट नेचर, ठीक है। वो नेचर से compete करते हैं, किसी बंदे से नहीं करते। जैसे किसी भी गेम के अगर मैं बारे में बात करूं, अगर मैं क्रिकेट बोल रहा हूं तो एक टीम दूसरी टीम से compete कर रही है, लेकिन जब हम एडवेंचर स्पोर्ट खेल रहे हैं तो हम किससे compete कर रहे हैं? किसी से नहीं। हमारा कंपटीशन किससे है? नेचर से। मैं पहाड़ों से कूदूँगा तो पहाड़ों की ऊंचाइयों को मैंने हराया, ठीक है, तो ये जीतना है मुझे, ये है एडवेंचर स्पोर्ट, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है। आगे, एडवेंचर स्पोर्ट्स आर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, अनलिमिटेड थ्रिल, एंटरटेनमेंट एंड एडवेंचर। ऑब्वियसली एडवेंचर स्पोर्ट जो होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, बहुत ज़्यादा थ्रिल होता है उसमें, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है, बहुत डर भी लगता है, मज़ा भी आता है, करने का मन भी करता है, ठीक है। तो ये पूरा पैकेज है एडवेंचर। अगर मैं मीनिंग के बारे में दोबारा से बताऊं अच्छे से, इट डेवलप अ सेंस ऑफ एक्सेलरेशन, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, ऑल्सो लीड टू लिव लाइफ इन अ बेटर वे। तो हमारा जो एडवेंचर स्पोर्ट है ये हमें मोटिवेट करेगा, हमें कॉन्फिडेंस देगा, हमें फ्री करेगा, ठीक है, हमें एक लाइफ को नए नज़रिए से देखने का मौका देगा। जो भी एडवेंचर स्पोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुनोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, वो अलग ही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप अगर किसी ने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी हो तो वो समुद्र के अंदर का एक्सपीरियंस जो एक्सप्लेन करती है, ठीक है। बाकी वो जब स्काई डाइविंग करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस जो होता है, डर भी रहे होते हैं लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस होता है, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस को हमें फील करने का मौका मिलेगा, हमें जीने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो एडवेंचर स्पोर्ट बहुत मस्त चीज़ है, ट्राई करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, डेफिनेशन ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन बोलूँ एडवेंचर स्पोर्ट की तो क्या है? एन आउटडोर स्पोर्ट और एक्टिविटी in which the participant competes in a natural environment more against himself herself than against others, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूँ एडवेंचर स्पोर्ट की, तो एडवेंचर स्पोर्ट एक आउटडोर स्पोर्ट है, एक एक्टिविटी है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट जो compete करेंगे वो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर compete करेंगे और उनका कंपटीशन किसी से नहीं है, केवल खुद से है, ठीक है। खुद के डर को हराना, वो इन्वायरमेंट की जो नेचर की विभिन्नताएं हैं, जो डिफ्रेंशिएशंस हैं, उनको हराना, उनके देखना, उनको फील करना, ये है एडवेंचर स्पोर्ट, ठीक है। तो ये था पूरा एडवेंचर स्पोर्ट के बारे में, डेफिनेशन भी, मीनिंग भी, सब कुछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट की, हम ये सब क्यों करें। वैसे तो आप मोर ओवर सबको क्लियर हो ही गया होगा कि इतना एक्साइटिंग होता है तो खेलना तो चाहिए, लेकिन और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि क्यों लेके आया गया एडवेंचर स्पोर्ट को, इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों किया गया, इतना ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे क्यों किया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और एडवेंचर स्पोर्ट्स में। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने इंसान को जब खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा ना, जब वो उन पहाड़ों से कूदेगा और अपने अंदर के असली इंसान को पहचानेगा, अपने अंदर के जो डर है उसको हराएगा, अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाएगा, तो वो हेल्प करता है हमें एडवेंचर स्पोर्ट। सेकेंड है इसके अंदर, टू बिल्ड कंसंट्रेशन। वो उस एड्रेनलिन रश वाले
टाइम पे भी वो होता है ना, झूले से गिर रहे होते तो अजीब सा लग रहा होता है, तो वो उस रश वाले टाइम पे भी हमें कंसंट्रेट करना है, हमें इंजॉय करना है, ये करना है, तो वो वाली फीलिंग, ठीक है, वो लाने में हेल्प करता है हमें एडवेंचर स्पोर्ट। टू नेचर, बॉन्डिंग विद नेचर, ठीक है, हमें नेचर से जोड़ने के अंदर कि उसकी जो इतनी सारी डिफ्रेंशिएशन है उनको जानने के अंदर, उनको एक्सपीरियंस करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। टू फेस चैलेंजेस अगेन ऑड सिचुएशन, जो अलग अलग ऑड सिचुएशंस है, पहाड़, डीप सी, ठीक है, फिर कहीं आता है रिवर जो बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही है उसको, उन सबको फेस करना, उन सारे चैलेंजेस को, उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, ये है एडवेंचर स्पोर्ट का ऑब्जेक्टिव। टू यूज़ एबडेंट एनर्जी, ठीक है, जो हमारे अंदर इतनी सारी एनर्जी है उनको यूज़ करना एक पॉजिटिव हेल्दी वे के अंदर, तो वो है, हेल्प करता है हमें एडवेंचर स्पोर्ट उस काम के अंदर। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एक्सेलरेशन, अम्यूज़मेंट एंड एक्साइटमेंट, ठीक है, हमें एक्सेलरेशन यानी वो रोमांच, अम्यूज़मेंट यानी मनोरंजन, एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना, वो एक्साइटमेंट, वो सारा कुछ प्रोवाइड कराएगा हमें एडवेंचर स्पोर्ट। नेक्स्ट है इसके अंदर टू एनकरेज क्रिएटिविटी, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को जगाने में हेल्प करता है एडवेंचर स्पोर्ट, ठीक है। टू डेवलप मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट बहुत ज़्यादा हार्श भी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट भी करेगा और फिज़िकल डेवलपमेंट, कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट को कंप्लीट करना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मेंटल कैपेबिलिटी भी चाहिए और उतना ही तुम्हारे अंदर फिज़िकल फिटनेस भी होना चाहिए, ठीक है। टू इम्प्रूव सोशल रिलेशंस, हमारे सोशल रिलेशंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये थे सारे ऑब्जेक्टिव्स एडवेंचर स्पोर्ट के कि हमें क्यों करें या क्या उद्देश्य है एडवेंचर स्पोर्ट को खेलने का, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। तो ये था सब कुछ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स है। तो हमारे मेनली हमने जो शुरुआत में इंडेक्स में देखा था तो लिमिटेड टाइप्स के बारे में ही बताया हुआ है, तो हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। जो टाइप्स थे वो है फर्स्ट रॉक क्लाइंबिंग, सेकेंड ट्रैकिंग, फिर है रिवर राफ्टिंग, फोर्थ है माउंटेनियरिंग और सर्फिंग, साथ ही साथ लास्ट है पैराग्लाइडिंग। इन सारे एडवेंचर स्पोर्ट के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉक क्लाइंबिंग, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, सबको पता ही होगा वैसे तो, ठीक है। तो रॉक क्लाइंबिंग होता क्या असली में? इट इज़ एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल क्लाइम्स ऑन नेचुरल रॉक फॉर्मेशन और एन आर्टिफिशियल रॉक वॉल, ठीक है। तो रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है? एक ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट जहाँ पे पहाड़ वहाड़ हो उनके ऊपर चढ़ना, या तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आर्टिफिशियल रॉक वॉल बनाई जाती है जहाँ पे एक दीवार के ऊपर अलग अलग पोर्शन में फिक्सेशंस डाल देते हैं जिसको पकड़ पकड़ के वो दीवार के ऊपर चढ़ता है। तो वो भी एक रॉक क्लाइंबिंग का मैं बोलूँ आर्टिफिशियल वर्जन है, ठीक है। तो रॉक क्लाइंबिंग अगर शहर के लोग जो सिटीज़ के अंदर रहते हैं, जो वहाँ पे अगर रॉक क्लाइंबिंग का इंजॉय करना चाहें, उसको ट्राई करना चाहे, तो वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे ट्राई करते हैं, उनको मज़ा आता है, फिर वो नेचुरल रॉक पे भी ट्राई करते हैं, क्योंकि नेचुरल रॉक में ना थोड़ा जान का ज़्यादा खतरा है। आर्टिफिशियल में इतना नहीं है क्योंकि हम एटमॉस्फेयर को उस तरीके से चेंज कर सकते हैं वहाँ के, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हैविंग अ गोल टू रीच ऑन द टॉप और टू सबमिट एट द एंड ऑफ अ प्री डिटरमाइंड रूट विदाउट फॉलिंग, ठीक है। तो अगर मैं रॉक क्लाइंबिंग के बारे में बात करूं तो उसके अंदर मेन मुद्दा है हमें कि हमें टॉप पे पहुंचना है, या तो टॉप पे नहीं पहुंचना तो जो एक पैटर्न, जो एक रूट तुमने पहले से सोच के रखा है कि हम वहां तक पहुंचेंगे, तो वहां तक पहुंचो लेकिन बिना गिरे हुए। तो ये है रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। अगर बात करें रॉक क्लाइंबिंग के अंदर और, तो एन इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग इन रॉक क्लाइंबिंग मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल, एजिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंड्योरेंस होना चाहिए और वेरियस कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। तो अगर एक पर्सन जो कि रॉक क्लाइंबिंग करना चाहता है तो उसके अंदर कुछ फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो चढ़ते चढ़ते डर जाए, ठीक है। उसके अंदर साथ ही साथ एजिलिटी होना चाहिए कि वो अपने डायरेक्शन को बहुत ईजिली चेंज कर पाए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि उसकी रीच लंबी हो, एंड्योरेंस होना चाहिए, चढ़ते चढ़ते थकना नहीं चाहिए, वो एंड तक पहुँचे,
ठीक है। वेरियस कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी यानी कोऑर्डिनेशन उसका और उसकी बॉडी का बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यानी उसके मसल्स उस तरीके से एक्ट करे, एक बैलेंस पोजीशन में रहे, ठीक है। उनका रिएक्शन टाइमिंग उतना अच्छा हो। तो ये सारा जब कुछ होगा तब एक पर्सन, मैं बोलूँगा, क्वालिफाइड है रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए, ठीक है। और ये सब वो प्रैक्टिस कर सकते हैं आर्टिफिशियल रॉक वॉल्स पे। तो ये फ़ायदा है रॉक वॉल का, ठीक है। तो यही था इसके अंदर रॉक क्लाइंबिंग के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ट्रैकिंग पे। तो ट्रैकिंग कुछ दिखता है इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं ट्रैकिंग के बारे में बताऊं होता क्या है ट्रैकिंग, तो ट्रैकिंग रेफर्स टू अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी ऑन फुट ऑन द माउंटेन फॉर प्लेजर और स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ट्रैकिंग क्या है? ट्रैकिंग एक जर्नी है जो कि हमें बाय फुट करनी है, लंबे लंबे पहाड़ों के ऊपर करनी है। और ये हम क्यों करेंगे? या तो हम अपनी खुशी के लिए करें कि भाई मैं वहाँ तक चढ़ गया, ठीक है, मेरे को बड़ा मज़ा आया, या तो मैं स्पोर्ट्स के उससे करूँ, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, एन इंडिविजुअल मस्ट हैव अ लॉट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस अलॉन्ग विद अ स्ट्रॉन्ग फिजिक। तो भाई पहाड़ों पे इतनी ऊंचाई तक चढ़ना बहुत आसान बात नहीं है। जैसे कि हमने पहाड़ी अपने दोस्तों को भी देखा होगा, अपने जो कि उत्तराखंड के होते हैं, जो कि और पहाड़ी वाले इलाकों में रहते हैं, तो उनका जनरल फिजिक भी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है कि नॉर्मल बंदों से, ठीक है। अगर कभी कोई हिल स्टेशन में अगर विजिट किया होगा तो उसने देखा होगा कि जो वहाँ के लोग होते हैं वो इतना हैवी लोड उठा के भी पूरा पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए, जो कि हम बैग सिंपल कैरी करके घूमने निकलते हैं, हमारे लिए वही इतना मुश्किल हो जाता है। तो ट्रैकिंग करना बहुत इजी नहीं है, उसके लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग फिजिक भी चाहिए कि वहाँ तक पहुँच सको तो, ठीक है। साथ ही साथ एक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्प करेगा और हमारे जनरल हेल्थ कंडीशन को भी इम्प्रूव करेगा। क्योंकि हमें इतनी ऊंचाई तक चढ़ना है, इतना लोड लेके चढ़ना है, तो हमारा जो सिस्टम है पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारा लंग्स, हमारा हार्ट जो होगा उसका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जगेगा ही जगेगा। साथ साथ अगर हम ट्रैकिंग रेगुलर बेसिस पे करेंगे या करते रहते हैं तो हमारे जनरल जो हेल्थ कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये था सब कुछ ट्रैकिंग के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे रिवर राफ्टिंग पे। रिवर राफ्टिंग ऐसा कुछ दिखता है। रिवर राफ्टिंग का मतलब क्या है? अ रियल थ्रिलिंग स्पोर्ट इन विच a raft is pumping, thrilling over the rushing, rough and untamed water, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक राफ्ट सा होता है जो कि पानी को उछल रहा होगा, झूम रहा होगा, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से जो पानी चल रहा है, रफ जा रहा है, पर कभी चट्टानों से पानी टकरा रहा है, कभी इधर से जा रहा है, तो उसके अंदर हम अपना राफ्ट लेके निकलते हैं, अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है रिवर राफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग क्या होता है? कुछ ऐसा दिखता है, या तो बर्फ़ वाले पहाड़ होंगे उसके अंदर, या तो वो रॉक वाले पहाड़ होंगे, ठीक है। हम पूरा अच्छे से डिटेल में देखते हैं माउंटेनियरिंग के बारे में। तो माउंटेनियरिंग असली में है क्या? एन एडवेंचर स्पोर्ट दैट कंबाइंस क्लाइंबिंग एंड हाइकिंग अप माउंटेन्स और माउंटेन्स टेरियंस। तो अगर मैं माउंटेनियरिंग के बारे में बताऊँ तो माउंटेनियरिंग क्या है? माउंटेनियरिंग जस्ट कॉम्बिनेशन है क्लाइंबिंग का और हाइकिंग का, ठीक है, जो कि हम माउंटेन के ऊपर करेंगे। यानी माउंटेन पे चढ़ो, उन पे ट्रैवल करो, ट्रैकिंग भी करोगे, क्लाइंबिंग भी करोगे, ठीक है। तो सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। तो ये फुल पैकेज है एडवेंचर स्पोर्ट का, ठीक है। अगर माउंटेनियरिंग के बारे में बात करूँ तो इसकी मेनली 3 फॉर्म्स होती है, ठीक है, जो कि अलग अलग फॉर्म जो बनाई है, जो कि डिपेंड करती है उनके ट्रैक कंडीशंस पे। तो ट्रैक कंडीशंस को हिसाब में रखते हुए 3 फॉर्म्स ऑफ माउंटेनियरिंग बनाई गई है, जो कि है फर्स्ट रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग जो होता है उसके अंदर मेनली हमें क्लाइंब करना होता है रॉकी स्लोप्स के ऊपर, ठीक है। यानी जो रफ रॉकी स्लोप्स होते हैं, जो अलग अलग ढलान होगी पहाड़ों की, चट्टानों की, उनके ऊपर चढ़ना, वो है हमारा रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। सेकंड आता है इसके अंदर माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग के अंदर क्या है? ट्रैकिंग इन स्नो और आइस क्लाइंबिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? ट्रैकिंग तो होगी। अब वो कहाँ पे होगी? वो बर्फ़ पे भी हो सकती है, या हम बर्फ़ वाले पहाड़ों के ऊपर चढ़ेंगे तो ये भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके अंदर कवर होगा दोनों चीज़ें। रॉकी सरफेस भी मिलेगा टान वाला, जिसके ऊपर हमें चट्टानों पे चढ़ना पड़ेगा। सेकंड, हमें इसके अंदर स्नोई रूट्स भी मिलेगा, यानी बर्फ़ वाला। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इन तीनों में से
इन तीनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा डिफ़िकल्ट है। अगर इन तीनों में से अगर मैं डिफ़िकल्टी के उससे बताऊँ तो सबसे ईजी है रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, क्योंकि रॉक जो होता है ना वो फिक्स है, वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह होना पॉसिबल है, लेकिन मोस्टली वो फिक्स रहता है, ठीक है। माउंटेनियरिंग जो होता है वो जो कि स्नो के ऊपर होते हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके रूट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं ग्लेशियर्स को, ठीक है। और ग्लेशियर्स में सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर ट्रैकिंग करना वो तो भाई अलग लेवल है थोड़ा, ठीक है। और तीसरा जो इनका कॉम्बिनेशन है, ओहो, ये तो भाई फिर सुप्रीम लेवल हो गया, सबसे डिफ़िकल्ट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो भाई रॉकी सरफेसेस भी झेलो और साथ साथ स्नो रूट भी संभालो, ठीक है। तो माउंटेनियरिंग जो है मैं बोल रहा हूँ फुल पैकेज है। नेक्स्ट है इसके अंदर ही, इट रिक्वायर्ड ट्रिमेंडस एंड्योरेंस, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर, ठीक है। तो माउंटेनियरिंग करना कोई भाई आसान काम नहीं है, इसके अंदर हमें ख़तरनाक एंड्योरेंस चाहिए कि हम थके ना जल्दी से, हमें ख़तरनाक एजिलिटी चाहिए कि जल्दी जल्दी हम डायरेक्शंस चेंज कर पाए, हमारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम उतनी स्ट्रेंथ लगा के पहाड़ों पे चढ़ पाएँ, ठीक है। हमारे अंदर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई नया बंदा भी इतने इतने पहाड़ों पे चढ़ जाएगा, ठीक है। वो अगर चढ़ता होगा, उसको आता होगा तभी वो चढ़ पाएगा। और उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर चाहिए कि हार ना माने, ठीक है। मुझे चढ़ना है तो मैं चढ़ के रहूँगा, तो वो स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो माउंट एवरेस्ट वगैरह पे जो चढ़ते हैं वो ऐसे ही नहीं होते लोग, उनके भी बहुत अलग अलग दिक्कतें फेस करनी पड़ती है उसकी। तो मैं एक मूवी रेफ़र करूँगा, एवरेस्ट नाम है आई थिंक मूवी का, वो बहुत अच्छी मूवी लगी थी मुझे। वो पूरी माउंटेनियरिंग के ऊपर ही बेस्ड है कि कैसे कैसे वो ट्रैक करके जाएंगे माउंट एवरेस्ट के टॉप तक। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सर्फिंग। सर्फिंग दिखता है कुछ इस तरीके से, और सर्फिंग का मतलब अगर समझे, एन एक्साइटिंग वाटर स्पोर्ट इन विच अ पर्सन राइड्स वेव्स, ठीक है, यूजुअली इन दी ओशियंस। जो पर्सन यानी लहरों की सवारी करता है वो होता है सर्फिंग, ठीक है। वो क्या करता है, जनरली ओशंस के अंदर ही होते हैं, क्योंकि ओशन में वाटर करंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लंबी लंबी वेव्स आएगी तभी हम उसके ऊपर चढ़ के उसको राइड कर पाएंगे, ठीक है। इट रिक्वायर्ड एग्जैक्ट टाइमिंग एंड शार्प रिफ्लेक्सेस टू स्टे बैलेंस ऑन द बोर्ड। सर्फिंग भी करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि पानी आएगा तो वो एग्जैक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, जैसे पानी उठा तो मैं अपने बोर्ड पे बैलेंस कर लूँ, उतना मेरा रिफ्लेक्सेस होनी चाहिए, मतलब इतनी जल्दी मैं एक्शन ले पाऊँ कि जैसे ही पानी आए मैं उतनी जल्दी जल्दी पोजीशन में आ गया, बैलेंस कर लिया बोर्ड के ऊपर और वेव के साथ साथ बह के आगे पहुंचा, ठीक है। तो ये होता है पानी के ऊपर राइड करना, पानी को उनकी लहरों के ऊपर राइड करना, ठीक है। फ़ायदे क्या है सर्फिंग के, इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। अब क्योंकि सर्फिंग जो होता है भाई फिज़िकली इतना ज़्यादा हमें डिवोट करना पड़ता है कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो ही जाता है। सेकेंड है इसके अंदर शोल्डर बैक आर स्ट्रेंथन, ठीक है। यहाँ पे हमें बोर्ड को पकड़ना पड़ता है और अपने उस बोर्ड के ऊपर बैलेंस बनाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है हमारे शोल्डर और बैक के, तो वो भी स्ट्रेंथन हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर डेवलप लेग स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग करना, तो बैलेंस करने के लिए हमारे लेग की, हमारे थाई की सारी मसल्स यूज़ होती है। वो हमारे क्वाड्रिसेप्स भी यूज़ करेगा, जो हमारे थाई के आगे की मसल होती है, जो हमारे थाई के पीछे की मसल होती है, जो कि हैमस्ट्रिंग होती है, उनको भी यूज़ करेगा, हमारी काफ मसल्स को भी यूज़ करेगा, हमारे ग्लूट्स यानी हमारे हिप्स को भी यूज़ करेगा। तो सारी ओवरऑल लेग स्ट्रेंथ चाहिए इसमें। नेक्स्ट है इसके अंदर अ गुड आउटलेट फॉर स्ट्रेस एंड टेंशन। यहाँ पे लहरों के ऊपर तैरना, वही मछलियों वाली फीलिंग लेना, तो मतलब बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो ये था पूरा सर्फिंग। नेक्स्ट है इसके अंदर पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग, ओहो, मतलब अब तुमने सर्फिंग में फ़िश वाले मज़े ले लिए, ठीक है, माउंटेनियरिंग में बंदर वाले मज़े ले लिए, तो अब आती है बारी पैराग्लाइडिंग की। पैराग्लाइडिंग के अंदर अब चिड़िया बनना है, ठीक है, उड़ना है, फ्लाइंग के मज़े लेना है। तो पैराग्लाइडिंग का मतलब समझे तो आ रिक्रिएशनल कॉम्पिटिटिव एडवेंचर स्पोर्ट ऑफ फ्लाइंग पैराग्लाइडर्स, ठीक है। तो पैराग्लाइडर को उड़ाना ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट भी है, ठीक है, और एडवेंचर स्पोर्ट भी है। तो बहुत मज़ेदार गेम है, बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है, यानी फेमस भी बहुत ज़्यादा है अभी इस टाइम पे, ठीक है। इट इज़ द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन टू गेट फीलिंग ऑफ फ्लाइंग लाइक अ बर्ड। तो एक चिड़िया की तरह उड़ना उसके सबसे क्लोजेस्ट है ये, क्योंकि एरोप्लेन्स के अंदर उड़ने में भी हम कवर्ड होते हैं, वो वाली फीलिंग नहीं आती। हमें क्लाउड्स दिखेंगे, मज़ा तो आएगा, लेकिन वैसा नहीं। जब पूरा एटमॉस्फेयर खुला हो,
जैसा एक एक्चुअल में बर्ड फील करते होगी वैसा हम फील कर पाएंगे उसके अंदर पैराग्लाइडिंग में। ठीक है, तो ये था सब कुछ पैराग्लाइडिंग। और जानते हैं सबसे पहले सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। क्या क्या मेजर्स हम अपना सकते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए, उसको दूर करने के लिए। तो दूर करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, किस रीज़न से स्पोर्ट इंजरीज होती है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इंजरीज होना कॉमन है, लेकिन क्या रीज़न है उन इंजरीज का वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर होता है ओवर यूज़। अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर मसल को तो वो फटीग हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो वर्क करना उतने इफ़िशिएंटली काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से इंजरीज के चांसेस होंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेकेंड है इसके अंदर डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट के अंदर क्या है कि अगर डायरेक्टली तुम्हें किसी फिजिकल चीज़ से इंजरीज हो जाए, जैसे दो पर्सन आपस में टकरा गए भागते हुए फुटबॉल के अंदर, या मैं बोलूँ क्रिकेट के अंदर एक ने बॉल डाली दूसरे के डायरेक्ट फेस पे लगी, तो ये होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट। थर्ड के अंदर बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ ग्रेटर फोर्स देन द बॉडी कैन विथस्टैंड, यानी हमारी बॉडी जितना फोर्स बियर कर सकती है उससे ज़्यादा फोर्स लगा देना अपनी बॉडी से। कई बार आपने देखा होगा जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो जब लिफ्टिंग करते हैं, जैसे उन्होंने मान लो डेड लिफ्ट किया और उन्होंने वेट उठाया, तो उठाते 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 वो इतना ज़्यादा बॉडी पर फोर्स डाल देते हैं जिसकी वजह से उनमें कई सारी इंजरीज होती है। कई बार बाइसेप टियर हो जाता है, उनका बाइसेप जो मसल होता है वो फट जाता है, और भी बहुत सारी इंजरीज हो जाती है जैसे शोल्डर इंजरीज होना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लैक ऑफ प्रॉपर रिकवरी। ठीक है, अगर हम कभी एक्सरसाइज करके आए हैं तो हमें एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना चाहिए रिकवरी का, और हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए कि हम कैसे बेटर तरीके से रिकवर करें ताकि उससे अच्छी तरीके से कम बैक कर पाए। ठीक है, तो प्रॉपर रिकवरी होगी चाहे वो इंजरी से पहले हो या अगर इंजरी हो गई है और मैंने उसको प्रॉपर रिकवरी टाइम नहीं दिया तो भी मुझे री इंजरी होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इंजरीज के साथ ना मुझे बहुत बच के रहना है एक एथलीट को। ठीक है, तो मेनली ये सारे रीजंस होते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के। आगे हम बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी। क्या मेजर्स मैं अपना सकता हूँ इन स्पोर्ट्स इंजरीज को दूर करने के लिए। तो सबसे पहला इसके अंदर है वार्मिंग अप थॉरली। ठीक है, अगर मुझे किसी भी इंजरीज से बचना है तो जब भी मैं अगर कोई इंटेंस एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ या मैं अपना वर्कआउट करने जा रहा हूँ तो मुझे पहले वार्म अप करना चाहिए। ठीक है, वार्म अप का मतलब अपने हार्ट रेट को बढ़ाना, अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना, अपने मसल्स को थोड़ा एक्टिव करना, ब्लड फ्लो उनका बढ़ाना। अगर ये सब कुछ होगा तो हमारी बॉडी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। ठीक है, और इंजरीज के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आती है बात वियर एप्रोप्रिएट फुटवेयर, जहाँ पे जिस टाइप का फुटवेयर रिक्वायर्ड है वो पहनिए। ठीक है, अगर एप्रोप्रिएट फुटवेयर होगा तो इंजरीज से बचे रहना बहुत इजी हो जाएगा। अगर स्टड्स ना पहने तो उनको ग्राउंड में स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, अगर जिम के अंदर आप प्रॉपर शूज़ ना पहन के जाओ तो आपको डंबल गिरना या प्लेट्स गिर जाना पैर पे, तो वो बहुत ज़्यादा इंजरी दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर यूज एप्रोप्रिएट सेफ्टी इक्विपमेंट सच एज माउथ गार्ड्स, हेलमेट्स और पैड्स। ठीक है, हर गेम के अलग सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। तो जो भी उस गेम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब के जो भी उसके सेफ्टी इक्विपमेंट्स होंगे वो आप यूज़ कीजिए ताकि इंजरीज से बचा जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर टेप और स्ट्रैप वल्नरेबल जॉइंट्स इफ नेसेसरी। देखो कई बार कई जॉइंट्स जो होते हैं हमें स्टेबल फील नहीं हो रहे होते। ठीक है, या हमें कोई ना कोई डर होता है कि मुझे यहाँ पे जॉइंट इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा अगर मैं इतना इंटेंस जाऊँगा। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी जॉइंट इशू है और वो कुछ परफॉर्म कर रहा है जिसमें उस जॉइंट का रोल है, उस एक्टिविटी के अंदर उस जॉइंट का रोल है, तो उस जॉइंट को थोड़ा सा हमें कंजर्व करके रखना पड़ेगा। तो उससे कैसे करो, उसको टेपिंग कर दो। ठीक है,
उसको स्ट्रैपिंग कर दो, नी स्ट्रैप बांध लो, नी कैप बांध लो अगर नी के अंदर प्रॉब्लम है। एल्बो गार्ड्स डाल लेते हैं लोग, एल्बो पैड्स यूज़ करते हैं ताकि एल्बो को होल्ड किया जा सके, ठीक है। तो जो भी नेसेसरी हो वो चीज़ करो अपने जॉइंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसके अंदर बात, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग द गेम, ठीक है। गेम के दौरान, गेम से पहले और गेम के बाद टाइम टू टाइम पानी हमें पीते रहना है, क्योंकि यही वो फ्लूइड्स हैं जो कि तुम्हें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यही वो फ्लूइड्स हैं जो कि तुम्हारे वाटर लेवल को मेंटेन करके रखेंगे, तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बना के रखेंगे, ठीक है। अगर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन आ जाती है तो हमारा एक एक मसल का मूव होना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें पानी चाहिए, ठीक है। तो टाइम टू टाइम फ्लूइड्स जो है वो लेते रहो ताकि हमारा वाटर टेबल कभी भी ख़राब ना हो। नेक्स्ट आती है बात, ट्राई टू अवॉइड एक्सरसाइजिंग इन द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे बिटवीन 11 AM एंड 3 AM, ठीक है। यानी जब धूप बहुत ज़्यादा होती है या जब एटमॉस्फेयर हमारा बहुत ज़्यादा वार्म होता है उस टाइम पे एक्सरसाइज ना करें, ठीक है, क्योंकि एक्सेसिवली वाटर रिलीज होगा हमारी बॉडी से, जो कि अगेन हमारे वाटर टेबल को डिस्टर्ब करेगा, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारी बॉडी से निकाल देगा, जो कि हमें रिकवर करना भी बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट आती है इसके अंदर बात, मेंटेन अ गुड लेवल ऑफ ओवरऑल फिटनेस पर्टिकुलरली इन द ऑफ सीजन, ठीक है। देखो, एक इन सीज़न होता है, एक ऑफ सीज़न होता है। जब भी कोई गेम खेल रहे हो तो एक टाइम होगा जब टूर्नामेंट का टाइम है, ठीक है। एक होता है कि टूर्नामेंट से पहले का टाइम है, एक होता है टूर्नामेंट के बाद का टाइम है, ठीक है। तो तीनों टाइम हम एक टाइप का ट्रेनिंग पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मेरा टूर्नामेंट आने वाला, मान लो मेरा वॉलीबॉल का टूर्नामेंट, तो मैं वॉलीबॉल का टूर्नामेंट मेरा नेक्स्ट मंथ है, तो मैं इस महीने अपनी फिटनेस पे ध्यान इतना नहीं दूंगा, बजाय कि अपनी स्किल पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, अपनी स्किल्स इंप्रूव करने पे कोशिश करूँगा, ठीक है। बात अपनी फिटनेस पे मैं कब ध्यान करूँगा, वो होगा प्रायर टू द सीज़न या सीज़न के बाद, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं अपनी बॉडी की ओवरऑल फिटनेस पे काम करूँगा ताकि इन सीज़न के टाइम पे मैं अपनी स्किल्स पे काम करके अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसके अंदर बात, क्रॉस ट्रेन विद अदर स्पोर्ट्स टू एंश्योर ओवरऑल फिटनेस एंड मसल स्ट्रेंथ। हमेशा एक गेम जो होता है वो पर्टिकुलर मसल्स को लेके ही काम होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ फुटबॉल, तो फुटबॉल के अंदर मेनली हमारे लेग्स का ज़्यादा काम है, जो साइक्लिस्ट होते हैं वो भी हमारे लेग्स का ज़्यादा काम है, ठीक है। तो क्या केवल लेग ट्रेन करने से ही वो सुप्रीम प्लेयर बन जाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। फुटबॉल प्लेयर्स को भी कोर स्टेबिलिटी चाहिए, उनको भी कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। उनके एब्स वाली जो साइड है उनके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एब्स के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तभी वो अच्छी तरीके से बॉडी मेंटेन कर पाएंगे, अपना उतना अच्छा शूट कर पाएंगे, ठीक है। तो हर स्पोर्ट एक अलग मसल रिक्वायरमेंट मांगता है। क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब क्या है, अगर मान लो मैं एक टाइकोंडो प्लेयर हूँ तो मैं केवल टाइकोंडो ना खेलूँ बल्कि दूसरों गेम में भी पार्टिसिपेट करूँ, ताकि मेरा जो मसल स्ट्रेंथ है जो मेरा टाइकोंडो में डेवलप हुआ वो तो हो गई, और जब मैं दूसरे गेम खेलूँगा तो वहाँ से भी कई सारी मेरी मस्कुलर स्ट्रेंथ डेवलप होगी और मेरी ओवरऑल फिटनेस जो होगी वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और बात करते हैं, एंश्योर्स ट्रेनिंग इंक्लूड एप्रोप्रिएट स्पीड एंड इम्पैक्ट वर्क सो मसल आर केपेबल ऑफ द डिमांड ऑफ अ गेम सिचुएशन। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग पैटर्न की, अगर ट्रेनिंग के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्या कि स्पीड वर्क, जो इम्पैक्ट, जो स्पीड मुझे चाहिए होगा गेम के अंदर, मैं उतने ही वर्क पे प्रैक्टिस भी करूँ, ठीक है, ताकि जब गेम में एक्चुअल वो डिमांड आएगी ना और मैं वो फोर्स लगाऊँ तो मुझे, मेरी बॉडी को ऑलरेडी उस चीज़ की आदत हो, ठीक है। आदत होगी तो वो और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। और मैंने अगर बहुत ज़्यादा ही उसमें जोर लगा दिया ना गेम के टाइम पे और मैंने इतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं किया था पहले, तो क्या होगा, मुझे इंजरीज होगी, ठीक है। वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देगा जितना कि बॉडी उसका झेल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ बियॉन्ड योर लेवल ऑफ फिटनेस, ठीक है। ग्रेजुअली इंक्रीज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग। हमेशा इंजरीज से दूर रहना है अगर, तो एक बार में हमें खली नहीं बनना,
ठीक है। एक बार में हमें आर्नोल्ड नहीं बनना, एक बार में हमें रोनाल्डो नहीं बनना, ठीक है। हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाना है और अपनी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन को बढ़ाना है। फिर हम धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा और उसके हिसाब से हम आगे परफॉर्म करेंगे, उसके हिसाब से हम रोनाल्डो बनेंगे, मेसी बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़, यानी हमें एकदम से एक्सपर्ट मत बनो, एकदम से बहुत ज़्यादा फोर्स मत लगाओ, धीरे धीरे अपना फिटनेस लेवल बढ़ाओ और जब बढ़ेगा ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाओ, और जब बढ़ेगा तो तुम उतना परफॉर्म कर पाओ। नेक्स्ट आता है इसके अंदर यूज़ गुड फॉर्म एंड टेक्निक। अगर इंजरीज से बचे रहना है तो अच्छी फॉर्म्स यूज़ करो, अच्छी टेक्निक्स यूज़ करो। अगर आपकी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं है, मान लो अगर आप कभी जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हो और एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आपको इंजरीज होना बहुत कॉमन बात है, ठीक है। अगर प्रॉपर टेक्निक से काम नहीं कर रहे तब भी इंजरीज होना बहुत कॉमन है। तो टेक्निक पे भी काम करो, अपने फॉर्म पे भी काम करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कूल डाउन आफ्टर स्पोर्ट विद गनल एंड सस्टेन्ड स्ट्रेचेस, ठीक है। यानी एक्सरसाइज करने के बाद जब हमने पहले वार्म अप किया, अपने हार्ट रेट को बढ़ाया, अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाया, अपने ब्लड फ्लो को बढ़ाया मसल्स के अंदर, हमें कूल डाउन पे उसका ऑपोजिट करना है। यानी अब हम अपने ब्रेथ को कम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, हमने अपने ब्लड फ्लो को भी कम करेंगे, धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, अपना बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, अपने रिलैक्सेस करेंगे, अपने स्ट्रेचेस करेंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद जो हमारी मसल होगी, स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है, जितना प्रेशर उन्होंने झेला वो रिलीज होता है धीरे, ठीक है, जिससे हमारी मसल रिकवरी भी अच्छी होगी और हम स्पोर्ट्स इंजरीज से बचे रहेंगे। नेक्स्ट आती है बात अलाउ एडिक्वेट रिकवरी टाइम बिटवीन सेशंस। यानी अगर एक बार तुमने ट्रेनिंग करी है तो प्रॉपर गैप होना चाहिए कि अगली बार तुम कब ट्रेनिंग करो, ठीक है। अगर प्रॉपर गैप होगा तो तुम अच्छे तरीके से रिकवर कर पाओगे, ठीक है। और उस रिकवरी का फ़ायदा होगा तुम्हें, ऐसा नहीं है फ़ायदा नहीं होगा, उस रिकवरी का फ़ायदा होगा कि तुम और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट है इसके अंदर हैव रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। अपने मेडिकल चेकअप्स को अगर रेगुलर रखोगे तो आप किस इंजरी की तरफ बढ़ रहे हो वो आपको पता होगा, ठीक है। अगर मैं अपने रेगुलर मेडिकल चेकअप्स रखूँगा और तो मुझे पता होगा कि मेरी बॉडी के अंदर क्या चीज़ों की कमी है, क्या चीज़ें डिग्रेड कर रही है, या अगर किसी पर्सन की नी में प्रॉब्लम है तो उसको पता चलेगा। अगर वो रेगुलर MRI कराएगा तो उसको पता चलेगा क्या उसके नी के जो टिश्यूज़ है वो तो डैमेज नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें रेगुलर चेकअप्स के ही थ्रू पता चलती है। तो ये था सब कुछ। अब देखते हैं एक बार इसकी समरी। तो समरी के अंदर है क्या, सबसे पहले करो वार्म अप, सेकेंड है वियर एप्रोप्रिएट फुटवियर, थर्ड है यूज एप्रोप्रिएट सेफ्टी इक्विपमेंट्स, फोर्थ टेप और स्ट्रैप वल्नरेबल जॉइंट्स। उसके बाद आता है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, अवॉइड एक्सरसाइजिंग इन द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, मेंटेन ओवरऑल फिटनेस, क्रॉस ट्रेन विद अदर स्पोर्ट्स, ठीक है। साथ ही साथ ग्रेजुअली इंक्रीज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि एक बार में खाली नहीं बनना। अवॉइड एक्सरसाइजिंग इन द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, यूज गुड फॉर्म एंड टेक्निक, कूल डाउन। और सबसे फाइनल आता है एडिक्वेट रिकवरी टाइम। ये था सारा कहानी, सारा किस्सा इस चैप्टर को लेके। आई होप सारे बचे रहे इंजरीज से और